बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। एक तरफ तो ये ख़बर है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो मतलूबा रकम पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए दी जानी चाहिए थी, आज की तारीख़ तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़राहम नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद आज एक सरबमहर रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दी गई है अदालत आलिया में, और बता दिया गया है कि हमें पैसे नहीं मिले। दूसरी तरफ पार्लियामेंट से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये सोच रही है कि इंतखाबात हो जाएंगे और सितंबर के महीने से पहले, उसकी ख़ास अहमियत है, सितंबर के महीने से पहले हो जाएंगे, तो वो तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बल्कि ख़तरे की घंटी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ख़ान ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबात को आगे भी लेकर जा सकते हैं। अगर इमरान खान साहब का रवैया यही रहा तो 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। खैर, ये तो अपनी जगह पे एक जारी अमल है, लेकिन मैं जो आज प्रोग्राम में आपके सामने बड़ी ख़बरें लेकर आया हूँ, वो बड़ी ख़बरें ये हैं कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक है, इसका आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए ईद आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुझे लग रहा है कि रमज़ान के बाद ईद नहीं आने वाली, बल्कि उनके लिए शायद मुहर्रम शुरू हो जाए और कुछ शाम गरीबा वहाँ पर शुरू हो जाएं, कोई मातम शुरू हो जाए, मुसीबत शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो काम शुरू हो गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, मैं आपको नामों के साथ बताऊँगा, बहुत बड़ी तादाद में रहनुमा जो हैं वो मुसीबत में फंसने वाले हैं, शिकंजे में आने वाले हैं। इतला बड़ी बावसूख इतला है कि LDA के बहुत सारे अफसरान उठा लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं और उनसे तहकीकात की जा रही हैं बहुत सारे मामलात पर। मैं उस पर भी आऊँगा। ख़ास तौर पे नैब ने जो काम शुरू किया है और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ ज़िलाई के हवाले से लाहौर का जो मास्टर प्लान बदला गया और 95 मुरब्बा किलोमीटर का ग्रीन एरिया यानी कि ज़री इलाका जो था उसको ब्राउन एरिया में, यानी कि आप बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में डेवलपर्स के हवाले करना, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना, वो सारे का सारा जो है इस वक्त नैब के रेडार पे आ गया है। और जो ये बात की जा रही है कि सिर्फ वहाँ पर बेटरमेंट फ़ीस की होती है, सिर्फ उसकी मद में कोई 300 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दबाव था। रोडा के हवाले से भी बात करेंगे, रोडा भी इसमें शामिल है, उस पर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए, चीज़ें भी आपके सामने लाए। और जिस तरह वहाँ से ज़मीनें ख़रीदी गई, जिस तरह वहाँ पर सरकारी रेट लगाकर किसानों से ज़मीनें हथियाने की कोशिश की गई और सल्यूट पेश करते हैं हमने पहले भी किया था, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट उसके मुकाबले में खड़ी हुई थी और जो फ़ैसला आया था। लेकिन अब बात उस्मान बुज़दार साहब तक नहीं है, बात चौधरी परवेज़ ज़िलाई तक नहीं है, बात मोनिस ज़िलाई तक नहीं है, बल्कि जो इस वक्त हमारे पास ख़बर मौजूद है और जिसकी तफसीलात अभी हम आपके सामने रखेंगे, वो ये है कि एंटी करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम किया था चौधरी परवेज़ ज़िलाई की हुकूमत कायम होने पर। एंटी करप्शन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो लीडर्स थे, बड़े बड़े, शेख रशीद हो गए, ख़ुद उस्मान बुज़दार हो गए, शीरी मज़ारी हो गई, इन तमाम को क्लियर करना शुरू कर दिया था। वो फ़रा साहिबा, फ़रा गोगी जो हैं उनको क्लियर कर दिया था, इस तरह सबको क्लियर करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है ख़तरे की घंटी बज गई है। अब बहुत सारी इंक्वायरीज़, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ शुरू हो चुकी हुई हैं और कुछ शुरू होने वाली हैं। चौधरी परवेज़ ज़िलाई का नाम अब मैंने आपको बता दिया। शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है। उमर सरफराज चीमा हैं, उनके भी कोई फैमिली के भी इश्यूज़ हैं, उस हवाले से कोई सिस्टर का इशू था, उसका कोई जायदाद का मसला था, उस तरह की बात की जा रही है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि पंजाब के वज़रा, उनके नाम मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो भी काबू में आ रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर कियानी हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी बनाए गए थे जब एक बड़ा मसला बना था, कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वो एक और इशू में, इमरान इस्माइल साहब, ये हाउसिंग का स्कैंडल है, उसकी डिटेल भी हम आपके सामने लेकर आएंगे।
वो तो कोई दूर की बात नहीं, उनको तो पहले भी तलब किया गया था, वो आए नहीं थे, अब परसों फिर उनको तलब कर लिया गया है। अब वो वहाँ पर हाज़िर होते हैं, नहीं होते तो अगर नहीं होते तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब आ जाए वज़रा की तरफ। वफाकी वज़रा ज़रताज गुल जो हैं वो रेडार के ऊपर आ गई हैं, फ़र्क हबीब जो है वो आ गए हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेसिडेंट हैं वो आ गई हैं, उस्मान डार साहब हमारे सियालकोट के बड़े एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो आ गए हैं, वज़ीर तालीम मुराद राज साहब जो है वो आ गए हैं, महमूद रशीद साहब हाउसिंग के मिनिस्टर थे वो आ गए हैं, ख्याल अहमद कास्त्रो साहब ये सकाफ़त कल्चर वगैरह के मिनिस्टर थे वो आ गए हैं, हाशिम जमा बख्त वो जो है इस वक्त रिडार पर आ गए हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि हमने जो पहले प्रोग्राम किया था उसमें आपको बताया था कि फ़राह गोगी, शेख रशीद वगैरह के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ बंद हो गई हैं, ये इंक्वायरीज़ भी दोबारा खुलने जा रही हैं। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। करप्शन के हवाले से 1 साल से जो काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स पर, क्योंकि ये मुकदमा सिर्फ उस किस्म के मुकदमात नहीं है कि 144 की खिलाफ वर्जी हो गई और उस पर पर्चा हो गया, या आपने पुलिस आई थी आपने रेजिस्टेंस की, आप पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, आपकी ज़मानत हो गई। ये ठीक ठाक किस्म के तहकीकात के बाद करप्शन के केसेस हैं। और LDA के लोग इस वक्त जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इस वक्त LDA में थरथली मची हुई है, और थरथली इस तरह मची हुई है कि बड़े ठीक ठाक किस्म के तगड़े अफसर उनके उठा लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उनसे चीज़ें ली जा रही हैं। ये सारा कुछ होने क्या जा रहा है, ये सारी इंक्वायरीज़ हैं क्या, और एंटी करप्शन क्या कर रहा है, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और मैं लाहौर के मास्टर प्लान पर बाद में जाऊंगा। सबसे पहले वज़रा की ये जो मुमकिन गिरफ्तारियां हैं और एंटी करप्शन की तैयारियां हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, बड़ी हैवी किस्म की हैं। इसकी डिटेल देने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में थोड़े अरसे में बड़ा नाम बनाया है। वकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। ये सारे के सारे नाम जो हैं ये मैंने देखे, आपने ख़बरें भी दी, चीज़ें भी सामने आई। ये बड़े तहलका खेज़ बात है कि इतनी बड़ी तादाद में, ये मुझे कोई 2 दर्जन से ज़्यादा लोग लग रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग लग रहे हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ, तहकीकात, ये सारे मामला ज़रा थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। ये सारा कुछ इमरान इस्माइल साहब साबिक़ गवर्नर सिंध, वो भी एंटी करप्शन के रडार पे आ गए हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सिर्फ इमरान इस्माइल की बात नहीं है, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो ये उठाया था मामला कि उनके सारे रहनुमा जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी इंट्रो में भी बताया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो सबको नोटिस जो हैं वो तकरीबन जारी हो चुके हैं। आप मुझसे ये पूछें कि उनमें से बचा कौन है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उका दुक्का शायद अभी बच गया है, लेकिन उसकी भी जो फाइलें हैं, जो उसके भी नोटिस हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। यास्मीन राशिद, मुराद रास, फ़रूख हबीब से लेकर शाह महमूद कुरैशी और जो अब PTI के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ जो हैं वो जारी हैं। नोटिस मतलब हर रोज़ जब हम एंटी करप्शन जाते हैं, अफसरान से मिलते हैं, तो 4-5 नोटिस खुद हम जो हैं वो लेकर आते हैं कि ये आज इन रहनुमाओं को नोटिस। तो इतना एक तेज़ी के साथ एहतसाब का अमल जारी है, और इसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे जो महकमे हैं वो हमेशा से ही जो ख्वाहिश है जो हमारे हुक्मरान हैं या उस वक्त जो बासर तबका होता है उसकी ख्वाहिश पे जो है वो काम करता है। तो अब उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेरे ताब है, केसेस पर केसेस खुल रहे हैं, नोटिस पर नोटिस जो है मैं थोड़ा सा मैं चाहूँ कि आप रोज़ाना जाते हैं, तकरीबन एंटी करप्शन जाते हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं हमें नोटिस बताया जाता है कि ये नोटिस भी जारी होगा, ये नोटिस भी जारी होगा। ज़ाहिर है जो भी कोई नोटिस जारी होता है वो किसी ना किसी मुकदमे पर होता है, और एक जर्नलिस्ट जो है वो फ़ौरन भांप लेता है कि ये जो मुकदमा बनाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे आप यास्मीन राशिद साहिबा का मुकदमा देख लें, आप ज़रताज गुल साहब वाला देख लें, आप बाकियों के ख्याल अहमद कास्त्रो, महमूद रशीद, मुराद राज, हाशिम जवां बख्त, किसी का जब आप मुकदमा देखते हैं आपको क्या लगता है कि ये जो मुकदमा बन रहा है ये ठोस मुकदमा है, या जैसे आपने कहा था कि राना सनाउल्लाह का जब मुकदमा बना तो आपने कहा था ये भर्ती का मुकदमा है, इसमें से कुछ नहीं निकलना,
तो वाकई कुछ नहीं निकला था। अब ये जो मुकदमात बन रहे हैं, ये ठोस मुकदमात बन रहे हैं, भर्ती के मुकदमात बन रहे हैं। ये आपका इसका एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपकी इसका ओवरव्यू क्या देते हैं आप? अच्छा, हमारा अलमिया ये है कि जब हम भर्ती के मुकदमात कायम करते हैं तो उसकी वजह से जो ठोस मुकदमात होते हैं जिनमें शवाहिद भी मौजूद होते हैं, वो लोग भी फिर अपने आप को जो है वो उसी फहरिस्त में शामिल करवाते हैं, उसी कैटेगरी में शामिल करते हैं, वो भी फ़ायदा जो है वो हासिल करते हैं। हमसे भी सियासी इंतकाम, हालांकि उनके मुकदमात ठीक होते हैं। अभी जो मैंने कुछ मुकदमात, जैसे आपने बात की यास्मीन राशिद की, तो उनके खिलाफ PIC में जो है वो भर्तियों में इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिनकी जो अदायगियाँ हैं, उनका जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में की गई पाकिस्तानी रुपए की बजाय, उसमें एक बड़ा जो है वो मुनाफा कमाया गया। और ये भी जो है शवाहिद सामने आए हैं, इतलात सामने आई हैं कि जो PIC के मौजूदा जो MS हैं और जो बाकी अफसरान हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये नौकरियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवस्सुत से हासिल की। तो ये इस तरह की भी कुछ इंक्वायरियां उमर सरफराज की आपने जो आपने बात की, अफसरान मुझे एक को क्लियर किया, सरकारी अफसरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लगे वो PTI को फंडिंग कर रहे हैं एंटी करप्शन को, इसकी रिपोर्ट है। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जो सोर्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए लगे, आज वो करोड़ों का फ़ंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने अपने दीगर इदारे तबाह किए, महकमे तबाह किए, और हमने हस्पतालों में भी उनको भी नहीं छोड़ा, और वो भी सियासत की नज़र हो गए, और आज करोड़ों रुपया वहाँ से आ रहा है और इंक्वायरियाँ लग रही हैं। अगर इसमें कुछ हकीकत है भी तो ये भी मैं आपको ये इसी प्रोग्राम में बैठ के बता देता हूँ कि ना तो किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर कोई इल्ज़ाम साबित होगा, और 2-4 दिन 6 दिन से ज़्यादा जो है कोई जेल में भी नहीं रहेगा। यही बदकिस्मती है कि केसेस बन रहे हैं, उस पर सरकार का, आवाम का पैसा भी खर्च हो रहा है, हम पहले ही क्राइसिस में हैं, लेकिन एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब ये उसी तरह का एहतसाब है जैसे माजी में होता रहा, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब ये है कि कुछ तेज़ी से हो रहा है क्योंकि अभी इन्हें ज़्यादा जल्दी है। दिलचस्प इल्ज़ामात हैं वो शेयर करेंगे, किस पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं, कोई दिलचस्प किस्म के फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। अच्छा, यास्मीन राशिद पर तो जैसा मैंने आपको बताया कि PIC में ठेकों से मुतल्लिक जो है वो मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। उमर सरफराज चीमा का जो केस निकला है वो उन्होंने अपनी बहन को जाली कागजात पर जो है वो विरासती जो जायदाद है वो दिलवाई है। यहाँ पे मैं आप के प्रोग्राम में एक अंदर की खबर भी देता चलूँ कि उमर सरफराज चीमा साहब एंटी करप्शन में गुज़िश्ता हफ्ते पेश हुए हैं, और उन्होंने जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उमर सरफराज चीमा ने ना सिर्फ अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ये मुकदमा है इसको ख़त्म करें और मैं आपकी कही हुई लाइन पे चलने पे भी तैयार हूँ। ये एंटी करप्शन के ज़राए का दावा है कि उमर सरफराज जो चीमा है, जो बड़े दबंग है, मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर गवर्नर जो उन्होंने रोल प्ले किया था, और जिस तरह वो इमरान खान साहब के साथ एक तवील अरसे से, मैं तो ज़ाती तौर पे चूँकि उमर सरफराज चीमा मेरे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, तो मैंने उनको सियासत करते हुए देखा बड़ी जज्बाती और बड़ी कमिटमेंट के साथ। अगरचे उनको एक तवील अरसा उमर सरफराज चीमा को इमरान खान साहब की तरफ से नज़रअंदाज किया गया, उस वक्त तक नज़रअंदाज किया गया जब तक उनकी हुकूमत जाने वाली नहीं हुई। और जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस किस्म की चीज़ें की जो इमरान खान साहब की पॉलिसी के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफादात के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने उनको हटाकर फिर चीमा साहब को लेकर आए। और जब उमर सरफराज चीमा जो थे पंजाब के गवर्नर बने, तो उन्होंने वाकई पूरी की पूरी असम्बली को और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा तो तिगनी का नाच नचा दिया था और बड़ी मुश्किल पैदा की थी। लेकिन आप जो बड़ी खबर दे रहे हैं वो ये है कि उमर सरफराज चीमा ने इस मुकदमे पर यह कहा है कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। आप जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये इस किस्म की चीज़ हुई भी है, लेकिन आप ज़रा इसको दबा दें। देखें, उमर सरफराज चीमा गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन में पेश हुए हैं, वहाँ पर जो ज़राए हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और जिनको सारी बात का पता है, वो ये दावा करते हैं कि उमर सरफराज चीमा जो हैं वो बस कहते हैं जी कि मेरा मुकदमा जोड़ा है उन्होंने सैड से लाओ तो जिमें कहते हो मैं कर लेना। मैं खुद हैरान हूँ
कि और ये तो उस्मान डार का पिछले दिनों नजम साहब आपने देखा भी होगा, वो भी पेश हुए थे जब पीटीआई कारकुनान ने मुझ पर हमला भी किया था, तो उस वक्त मैं खुद कमरे में मौजूद था। इन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, और उस्मान डार जो हैं वो तफ्तीशी अफसर को बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुझसे कुरान पे हलफ ले लें कि मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में इस तरह की सतही और जो बोगस दलीलें हैं वो पेश करते हैं, और वो वास्ते देते हैं, और वो कस्में उठाने पे तैयार होते हैं कि वहाँ पर जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी परेशान है कि ये शख्सियात जो हैं ये जब मीडिया के सामने। बड़ी बात है, मैं यहाँ पर भी उस्मान डार की थोड़ी सी, चाहे आप उस वक्त पे जो भी हुआ, मैं ये कहूँगा कि एक बंदा जो शिकंजे में आया हुआ है और वो ये कह रहा है कि मुझसे कुरान पाक पर हलफ ले लें, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी पेशकश होती है। कोई भी बंदा जब कुरान पाक उठाता है तो वो अपने आप को बेगुनाह समझ रहा होता है, तो वो उठाता है। हो सकता है कि शवाहिद उसके ख़िलाफ़ जा रहे हों, गवाहियाँ उसके ख़िलाफ़ जा रही हों। तो उस्मान डार साहब जो हैं, अगर आपने ही जो मुझे ख़बर बताई है कि उनके पास बाकी अपनी सफाई के लिए सबूत मौजूद नहीं है आपके मुताबिक, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ, हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। और अगर वाकई कोई मुसलमान जो है अगर वो कुरान पाक उठाता है तो मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ कि बहरहाल हम सब मुसलमान हैं, गुनाहगार सही बुरे सही, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का या अल्लाह ताला के आखिरी कलाम का हमारे दिल में एहतराम होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी जो हमारी पंचायत होती है, हम जब बैठते हैं तो उसमें भी लोग कहते हैं कि अगर ये कुरान उठा ले तो फिर ये बात नहीं होगी। तो शायद मेरा ख्याल है मैं कोई मार्जिन दे दूँ इसमें, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह पे है कि आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी शवाहिद मौजूद है, उनके पास सफाई के लिए वो ख़ास चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, जब एक मुकदमा बनता है उसमें कुछ शवाहिद सामने आते हैं, करप्शन के सबूत आते हैं, जब उनके अपने जो लोग हैं वो आके गवाहियाँ देते हैं, और आप बेशक हम बतौर मुसलमान कुरान मजीद हमारे लिए सबसे अहमियत वाली पाक किताब है, लेकिन इस तरह के मुकदमात में बजाय आप सबूत दें, आप कुरान मजीद उठाने पर इसरार करें या ये पेशकश करें या कस्में उठाएं, तो ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। और हमारे सियासतदान तो नजब साहब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो तो कई इस तरह के हलफ उठा के भी वो मतलब हम जब मुख्तलिफ महकमों के अदलिया के लोग जब हलफ उठाते हैं तो बाद में नाम आपने दिए हुए, गवर्नर सिंध भी इसमें आ रहे हैं। गवर्नर सिंध को पंजाब का एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट तलब कर सकता है, वो तो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। सर अगर रूल्स के मुताबिक आप जाएं तो शायद इसमें कोई हर्डल हो, लेकिन ये क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटी है ये रावलपिंडी में है गालिबन, जो जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है, और आमिर महमूद कियानी जो हैं वो इनके पार्टनर थे। और वफाकी वजीर आमिर साबिक वफाकी वजीर जो आमिर कियानी है, ये किसी हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल में बिल्कुल। ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के केसेस हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कि वो या तो हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया है, LDA को इस्तेमाल किया गया है और लोगों को जो है नौकरियां दिलवाई गई हैं। और जो इसके अलावा ये तो मरकज़ी रहनुमाएँ जो तकरीबन 20 के करीब हैं जिनको नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं। इसके अलावा दर्जनों MPAs भी हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन इस वक्त मुतरक है। और एक और आज को आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ कि ईद के बाद जो है आप गिरफ्तारियाँ होते भी देखेंगे। अगर ये हुकूमत रह गई और ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह चलती रहीं तो अभी इंतज़ार सिर्फ ये, क्योंकि आखिरी 10 रोज़े हैं और वो जो पकड़ने वाले हैं वो भी कहते हैं कि चलो रोज़े वो अपने घर में आराम से गुजार लें और अभी ना ऐसी कार्रवाई हो, तो ईद के बाद जो है एक आपको लग रहा है कि बड़े। आपने एक और यहाँ पर बात की, आपने कहा कि बहुत सारी जो इंक्वायरीज हैं वो रीओपन होने जा रही हैं। जैसे फरा गोगी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पर बहुत बड़ी तनकीद की जाती है कि आप लोगों ने बड़ा उसको स्कैंडलाइज़ किया, आपने वज़ीर आज़म तक जो थे उन्होंने इस पर बात की, मरियम नवाज़ ने इस पर बात की, तमाम लोगों ने बात की, लेकिन आप इस पर कुछ भी नहीं कर सके। और फरा गोगी जो हैं वो ना सिर्फ दुबई चली गई बल्कि इसके साथ साथ उनकी यहाँ पर जो ख़ासतौर पर फैसलाबाद के एक प्लॉट के हवाले से और एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट के हवाले से जो इंक्वायरी थी उसमें उनको क्लियर भी कर दिया गया। शेख रशीद साहब भी क्लियर हो गए, तो ये बंद इंक्वायरीज भी दोबारा खुल रही हैं। फरा गोगी का जो मामला है वो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में 60 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो एक जाली कंपनी बनाकर इन्होंने 8 करोड़ 30 लाख में ख़रीदी फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन की। तो उस वक्त टेक्निकल बुनियादों पर, क्योंकि हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, फरा गोगी को क्लियर कर दिया गया, लेकिन अब एंटी करप्शन जो है वो हाई कोर्ट की इजाज़त से अदालत से वो अब रुजू करेंगे
क्योंकि एंटी करप्शन अस्कुद जो है वो इंक्वायरी दोबारा शुरू नहीं कर सकता रूल्स के मुताबिक। तो अब अदालत की इजाज़त से फ़राह गोगी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू हो रही है और कुछ फ़ाइलें यहाँ से FIA भी फ़राह गोगी की जो हैं वो ट्रांसफ़र की गई हैं। FIA भी फ़राह गोगी के खिलाफ इन एक्शन है। नैब में भी जो है वो फ़राह गोगी की जो जायदादें हैं लाहौर और शेखपुरा में, उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। मतलब हर तरफ से फ़राह गोगी जो है ना वो एक ख़ास निशाने पर है। ये अच्छा, तमाम मेहनत हो रही है उसके ऊपर खासी मेहनत हो रही है कि किसी तरह उसको पकड़ा जाए और उसको, क्योंकि वो साबिक़ खतून अव्वल जो बुशरा बीबी है उनके बड़े क्लोज थी, उनकी दोस्त थी। तो ये कोशिश की जा रही है कि जब फ़राह गोगी पर हाथ डाला जाएगा तो फिर जो खुरा है वो बड़े बड़े नामों की तरफ भी जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात, इस वक्त सुहेल ज़फ़र चीमा जो है वो इसको लीड कर रहे हैं एंटी करप्शन को, तो वकास गौरी, ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि सुहेल ज़फ़र चीमा जो है सियासी हल्के भी कह रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक हल्कों में भी ये था, पुलिस और तमाम जगहों पर यही कहा जा रहा था कि सुहेल ज़फ़र चीमा आएंगे तो बहुत बड़े जो है सुहेल ज़फ़र आएंगे तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ होगा। तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा के आने के बाद ये जो तेज़ी आई है जो इससे पहले नहीं थी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसमें चट्ठा साहब का रोल कितना है? देखिए, चट्ठा साहब का इसमें बुनियादी किरदार है क्योंकि वो DG हैं इस वक्त, और इससे पहले जो नदीम सरवर साहब थे वो बुनियादी तौर पर शरीफुल नफ्स इंसान थे और वो काम इस तरह कर रहे थे कि वो सियासी जो मामलात हैं उसमें वो कम इंटरफेरेंस करते थे। जो केसेस हैं उसकी तरफ, उसकी बजाय वो आम जो साइलिन हैं उनके मसाइल सुनने में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। लेकिन जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब आए हैं, इनके आने के बाद जो केसेस हैं पॉलिटिकल और हाई प्रोफाइल, उनमें एक इंतहाई तेज़ी देखी गई है। और वो उन्होंने तमाम जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो भी अपनी पसंद के जो लोग हैं उनको तैनात किया है जो उनके ट्रस्टवर्दी हैं। तो वो मुसलसल जो है केसेस बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चट्ठा साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में एक डरावना ख्वाब जो है वो साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पर जाते हुए मैं सिर्फ आपको दोबारा ये सारा रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें कि इस वक्त जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होने को जा रहा है, लेकिन बहुत सारी नज़रें ऊपर भी लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी लगी हुई हैं। वहाँ पर जो सूरत हाल बनती चली जा रही है उसके नतीजे में अहम जो है जो भी पेशरफ्त होगी वो उससे मशरूत होगी। हमारे ज़राए ने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सारी एक ख़ास डायरेक्शन में जारी हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा वो ईद तक, और जब ऊँट जो है किसी न किसी करवट बैठेगा उस वक्त जो है ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ भी होगा ईद के फ़ौरन बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। इसके साथ ही लाहौर के हवाले से बात करेंगे। लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील किया गया, बहुत जो बड़ी ज़्यादती होने वाली थी जी लाहौर के साथ, पहले ही इतना बड़ा शहर है, क्या होने वाला था, क्या हो सकता था, इस पर बात करेंगे, रोडा पे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।